So, hello, good evening. My name is Anupriya Rai, and I'm an IPOS officer, Indian Postal Service officer, and I cleared UPSC of 2022. So, I am basically a Postal Service officer of 2023 batch. Uh, First of all, I'll start with a basic introduction of myself. So basically आई एम फ्रॉम लोहा घाट। एक लोहा घाट जगह है चंपावत जिले में उत्तराखंड के। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव है कली गांव। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो वहीं चंपावत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत में हुई है। और इसके अलावा फिर मैंने 11th-12th आके डीपीएस आर के पुरम में किया जो न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एसजीटीबी खालसा कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी हिस्ट्री ऑनर्स में। यूपीएससी में ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इसमें मुझे इंडियन पोस्टल सर्विसेज अलॉट हुई। और इसके अलावा मैं इससे पहले हरियाणा में एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर काम कर चुकी हूँ, जिसका मेरा उसी वर्ष 2023 में ही सिलेक्शन हुआ था। और थैंकफुली यूपीएससी इंटरव्यू से जस्ट 2 दिन पहले हुआ था। सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी और वो इंटरव्यू में मेरा रिफ्लेक्ट भी कर रहा था। सो बेसिकली आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और मैं उसी के साथ पहले शुरुआत करूँगी। जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, एक बार मैं इन क्वेश्चन से जो मुझे आपके पहले आ चुके हैं उनसे डील कर लूँ। उसके बाद देन आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस जो आप मुझे ऑनलाइन चैट पे भेज रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड इज़ कि कैसे हमने बेसिकली तैयारी शुरू करी। ओके, तो क्या तैयारी में किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। तो बेसिक प्रिपरेशन आपने सबसे सुना होगा कि एनसीईआरटी जो आपकी की बुक्स होती हैं उससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट का क्रक्स मिल जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग जो आपको पढ़नी है। ठीक है, सो जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपका जो आपका ये पार्ट है, आपका जो एंशिएंट इंडिया है और मिडिवल इंडिया है, ये एक्सक्लूसिवली आपको केवल और केवल एनसीईआरटी से करना है। सिमिलरली जो आपका ज्योग्राफी का हिस्सा है, सो ज्योग्राफी इज एक्सक्लूसिवली ये भी आपको एनसीईआरटी से ही करना है। तो आप बार बार उसी को पढ़ेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे एंड दैट इज मोर और लेस वेरी सफिशिएंट फॉर आपका यूपीएससी बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, अगर अभी प्रीलिम्स बहुत पास में है तो हम लोग शुरू पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की। ठीक है, कि प्रीलिम्स किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो मैंने 2019 में, इसी के साथ मैं आपको अपनी जर्नी भी इंटरलिंक करती रहूँगी। तो मैंने 2019 में प्रिपरेशन, मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ एसजीटीबी खालसा कॉलेज से। और मैंने उसके बाद इंस्टीड ऑफ जॉइनिंग एनी कोचिंग, मैं बेसिकली कॉलेज डेज में क्या करती थी, मैं पूरे मेरा ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इसमें गया कि मैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी रहती थी और मैं वहाँ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती थी कि भैया या दीदी आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस कवर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये मेरा मतलब ऑलमोस्ट हमेशा का रूटीन था कि किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आपको मैं खड़ी मिलूँगी। सो और मुझे ग्रेजुअली थोड़ा आइडिया लगा कि मतलब वहीं से आइडिया लगा कि कोचिंग इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल। अगर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तब आप करिए कोचिंग। अदरवाइज कोचिंग इज समथिंग, आपको सेल्फ स्टडी का बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही की रोल है यहाँ पे ये करने का। आपका मतलब सेल्फ स्टडी से ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कोचिंग हैज सम रोल बट नॉट इट डज नॉट प्ले वेरी क्रिटिकल रोल। ओके, तो मैंने कोचिंग नहीं की, मैं सीधे अपना बैग वैग बांध के दिल्ली से अपने घर चली गई उत्तराखंड, जहाँ लोहा घाट मेरा घर है। वहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा माहौल दिया पढ़ने का और पूरा मुझे एक सेपरेट रूम दिया हुआ था। ऊपर से एक, हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे थोड़ा कमरा मेरा गर्म रहे। तो
इसीलिए तो मतलब बहुत अच्छा-सा मुझे एनवायरनमेंट मिला और मैंने वहीं से अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करी थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज़। तो ऑनलाइन आपको जब आपकी एक बेसिक बुक्स होती हैं आपकी, जैसे आपको सबकी एक-एक बुक लिस्ट होती है सारे टॉपिक्स की और व्हिच इज़ मोर और लेस सेम और आप उस बुक लिस्ट को जितना मिनिमाइज़ रखें, जितना छोटा रखें, मतलब वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी क्योंकि इंस्टेड ऑफ रीडिंग बार-बार मतलब बहुत सारी किताबें लेके आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू डू मल्टीपल रिविज़न ऑफ द सेम बुक। ये आपको कई टॉपर्स ने बोला होगा और मैं भी आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आपको कम बुक्स पढ़नी है बट यू हैव टू मेक मल्टीपल रिविज़न्स ऑफ दोज़ बुक्स, ओके? तो मैंने एक बुक लिस्ट तैयार कर ली थी कि जैसे मुझे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए मुझे एंशिएंट इंडिया के लिए तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक पढ़नी है, मिडेवल इंडिया के लिए मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉडर्न के लिए मुझे स्पेक्ट्रम पढ़नी है, एनवायरनमेंट के लिए मुझे शंकर आईएएस पढ़नी है और इकोनॉमी के लिए मुझे श्रीराम आईएएस पढ़नी है और अम, कोई और सब्जेक्ट रह गया जो मैंने नहीं बोला? ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में मुझे एनसीईआरटीज़ करनी है। इसके अलावा ये जितनी भी बुक्स हैं, मैंने इनकी थॉरो रीडिंग करी और मैंने इसका बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए फॉर प्रीलिम्स क्योंकि मैं थोड़ा इस तरीके की हूँ कि मैं बुक्स बार-बार नहीं पढ़ सकती हूँ। मुझे बहुत ही बर्डनसम लगता है कि मैं एक ही बुक उतनी मोटी-मोटी लक्ष्मीकांत दोबारा उठाऊँ, दोबारा पढूँ और मुझसे टू बी ऑनेस्टली मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता और मैं दोबारा बुक उठा के पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कुछ आ भी नहीं रहा है। सो आई वुड क्रिएट माय ओन नोट्स आउट ऑफ दैट और अ, फिर मैं उसी नोट्स से अपना बार-बार रिवाइज़ करती थी। और मैंने इतने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि मतलब मुझे रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था। ऑल्दो जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तब हमें लगता है कि ओहो! बहुत ही टाइम चले गया है इसमें, बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ टाइम है, इतने में तो मैं 4 बुक कर लेता, 4 बुक कर लेती। बट ट्रस्ट मी वन्स आपके बहुत अच्छे नोट्स बन गए, देन आपको कोई हेडेक मतलब बहुत आपका हेडेक रिड्यूस हो जाता है एग्ज़ाम से जस्ट पहले। वो जो बोलते हैं कि लड़ाई से पहले घी खाना, वो काम नहीं करना पड़ता है। आप ऑलरेडी घी खा के तंदुरुस्त बन चुके हैं, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार करिए और नोट्स ऐसे नहीं कि वापस अपनी बुक आपने इसी में छाप दी, अपने नोट्स में। थोड़ा-सा ऐसा देखिए कि आप आपको ही ये नोट्स पढ़ने हैं, आप अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है? तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको शॉर्ट करके बनाया करिए। ठीक है कि अगर आपका पूरा पेज है, तो उस पूरे पेज से आप मान लीजिए 30 30 वर्ड्स में आप उसको समराइज़ कर ले रहे हैं। तो इट कैन बी मोर और लेस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है? तो इतना आप ये कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के लिए कैसे मैं बेसिक बुक्स रीड कर रही थी, ठीक है? फिर इसके साथ ही साथ मैप प्लेज़ अ वेरी क्रिटिकल रोल। जो आपका मैप होता है, इट प्लेज़ अ वेरी क्रिटिकल रोल और मैप में आप क्या करते हैं कि मैं जैसे ऐसे करती थी कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी ज्योग्राफ़ी की चीज़ें हैं, चाहे वो डेज़र्ट हो, चाहे माउंटेन्स हों, चाहे वो आपका स्ट्रेट्स हों, तो मैं सबका कुछ-कुछ फ़ोटोज़ अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड करके रखती थी और मैं उसको देखती रहती थी और याद करने की कोशिश करती थी कि कौन-सा स्ट्रेट किधर है, कौन-सा माउंटेन इस साइड पे है, कौन-सा रिवर कहाँ से बह रही है। और कुछ बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जो आपको बहुत उन सब चीज़ों के लिए निमोनिक्स आपको याद करा देते हैं। अब जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास हो रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आपको कंट्रीज़ याद करने हैं, जो क कर्क रेखा जिसको बोला जाता है। तो कर्क रेखा किन देशों से पास होती है, तो इस पे यूपीएससी पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनाएँगे, इन देश से पास होती है, इससे नहीं होती है, प्रीलिम्स में आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके? तो आप निमोनिक्स के थ्रू उनको याद करने की कोशिश करिए। कुछ इफ आई रिकॉल इट राइटली ट्रिक्स जीके कुछ इस तरह का कुछ यूट्यूब चैनल है, वो लोग बहुत अच्छे-अच्छे से निमोनिक्स बनाते हैं हर चीज़ के लिए। तो मैं उसके निमोनिक्स के थ्रू याद करती थी। तो जो कर्क रेखा का है, तो उसमें जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके लिए मॉब इज़ क्यूट। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इससे इंडिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है? क्यूट से चाइना और यूएई इफ आई रिकॉल इट राइटली, ताइवान।
तो इससे आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है? आपको वो बहुत रोट मेमोराइज़ेशन नहीं करना है कि अच्छा 4 कंट्रीज़ याद करनी है। अच्छे-अच्छे से निमोनिक्स बनाओ, अच्छे-अच्छे से वो करो और वो निमोनिक्स के थ्रू आप पढ़िए, तो आपको मज़ा भी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है? तो ये मैंने स्टैटिक सब्जेक्ट्स और आपके मैथ्स की बात कर ली। नाउ आई विल कम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप कुछ भी मतलब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मंथली कंपाइलेशन उठा लीजिए या आपकी आदत है डेली करंट अफेयर्स करने की तो डेली कर लीजिए और बट कोशिश करिए अब जैसे मेरा ऐसा था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये किया था डेली किया था बट देन लेटर ऑन मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ती थी बहुत अच्छे से डेली और बाद में मैं 365 पीटी 365 जो है उससे अपना प्रीलिम्स से पहले तैयारी करती थी। उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स के बाद हम आते हैं सीसैट पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स व्हिच इज यूजुअली नेग्लेक्टेड बाय पीपल सो यू हैव टू नॉट नेग्लेक्ट इट उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ सीसैट चला गया था मेरा बहुत अच्छा स्कोर था प्रीलिम्स में मेरा शायद 89 के आसपास कट ऑफ गए थे और मेरा 112 या कुछ था लेकिन मैं पास नहीं कर पाई थी सो सीसैट को प्लीज़ लाइटली मत लीजिए उसके लिए आपको ये करना है कि आपको बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करिए ठीक है कि 1 घंटा आप बैठ के सारी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और फिर उनको क्या करिए कि आप जो भी कोई लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए जो वीडियोस बनाते हैं आप उनको फिर उससे आप सॉल्यूशंस देखिए जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करिए और कुछ एक शून्य आईएएस करके है वो अच्छी वीडियोस भी मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं जैसे नंबर सिस्टम रेशियो प्रोपोर्शन और जितने टॉपिक्स आते हैं उन्होंने उसकी इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं प्रोबेबिलिटी और एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वेरी पॉपुलर टॉपिक अमंग्स द एग्जामिनर तो आप ऐसे ही करिए कि उन सबका आप एक वो तैयार कर लीजिए शून्य आईएएस वगैरह से एक मतलब टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिए उसी में वो प्रीवियस ईयर की भी वो कराते हैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं ठीक है आई एम सीइंग दैट देयर इज सम एक रविंद्र तोमरे करके है सर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगी मैं एक बार ये फिनिश कर लूँ जो बेसिक है हो सकता है इसमें आपके क्वेश्चंस कवर ना हो जाए और अगर नहीं होंगे तो मैं डेफिनेटली एक बार वीडियो एंड होता है तो मैं आपके अभी जवाब दूंगी ठीक है देन मैंने now for prelims the next important thing which is very important then it is the test series you have to make n number of test series आप बनाइए 50 से 60 लगभग आप पेपर्स कर लीजिए बिफोर प्रीलिम्स आप उसको टाइम बाउंड मैनर में करिए कि मैं 1 आवर 45 मिनट में ये पूरा कंप्लीट करूंगा पेपर बिकॉज 15 मिनट आपके इसमें चले जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्वेश्चन पेपर वो अटेंडेंस मार्क करने आ रहे हैं आपको वो साइन करना है सो एक 15 मिनट का मार्जिन लेते हुए चलिए और उसमें आप यही करिए कि आप 1 आवर 45 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए ठीक है और उसमें आप इससे डिसहार्टन नहीं होना है कि अरे मेरे तो 85 नंबर आ रहे हैं मेरा तो बहुत कम नंबर आ रहा है टेस्ट सीरीज इज मेंट फॉर प्रैक्टिस वो आपके रियल नंबर नहीं है ओके वहाँ से आप सीख के असली एग्जाम में परफॉर्म करेंगे तो टेस्ट सीरीज से बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है कि अच्छा नंबर ही नहीं आ रहे तो ऐसी चीज़ को इतना हेडेक को लेना ही क्यों है इसको अपने आप रख देते हैं तो डोंट डू दैट टेस्ट सीरीज करिए और आपको कोई आपका जजमेंट नहीं पास हो रहा है उसके थ्रू आपको बस वो सिखाने के लिए है ओके सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग द मेंस प्रेपरेशन तो प्रीलिम्स और मेंस की जो बेसिक बुक्स हैं वो सेम रहती हैं बट देन द स्ट्रैटेजी चेंजेस बहुत ज़्यादा ठीक है बहुत सब्सटैंशली आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल वगैरह तैयार करना होता है मेंस के लिए आपको हर चीज़ को एनालिटिकली एनालाइज करना मतलब एनालिटिकली देखना आना चाहिए ओके तो जैसे कोई भी मुद्दा चल रहा है न्यूज़पेपर में तो उसको वो क्या इशू है किस वजह से वो न्यूज़ में है और किस वजह से मान लीजिए उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं आप
उसके क्या चैलेंजेस आप समझ रहे हैं, क्या आप उसके सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? और क्या किसी कमिटी ने या किसी अ अ, कोई भी पैनल ने उस पे कोई रिकमेंडेशन दिया है या नहीं? तो आप उस पे आप अपने जो भी आंसर्स लिखेंगे इन मतलब थोड़ा एनालिटिकली सोच के मल्टीपल फ्रंट्स पे सोच के वो लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आंसर राइटिंग मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आंसर राइटिंग के लिए आप ये करिएगा कि देखिए जो भी सबसे पहला आंसर जो भी आप लिखते हैं, आप बहुत खराब लिखेंगे। मैंने बहुत खराब लिखा, जितने बहुत अच्छे-अच्छे टॉपर्स बने, उन्होंने सबने बहुत खराब लिखा। बट द पॉइंट इज़ कि हमें लिखना है, ठीक है? आप इस एग्ज़ाम में रोज़ फेल हो रहे होते हो और आपको रोज़ उठ के वापस शुरू करना है, ठीक है? एवरी डे यू वुड फील कि अरे! बहुत खराब है, मुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन आपको एवरी डे यू हैव टू मेक श्योर कि आप वापस उठ रहे हैं और उसको उस चीज़ को वापस कर रहे हैं। ओनली ग्रेजुअली आपका ये आंसर राइटिंग या कोई भी आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, ठीक है? तो इसके लिए आप ये करिएगा कि आंसर्स आप लिखिए, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिख सकते हैं, ठीक है? एक-दूसरे की कॉपी चेक कर सकते हैं, या आप दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा करिए कि आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जो किसी टॉपर कॉपी में है, ठीक है? और अपना आंसर और टॉपर का आंसर मैच करिए और देखिए कि आपके आंसर में और आप क्या-क्या ऐड कर सकते थे, है ना? तो बाकी कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। शुरू में मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया में प्रैक्टिस किया करती थी और आईएएस बाबा का टीएलपी में प्रैक्टिस करा करते थे। बट आई थिंक ओवर द टाइम आई डोंट नो, मतलब मुझे लगा कि क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है फॉर सम रीज़न। मतलब नॉट ऑफ इनसाइट्स इंडिया, लेकिन मतलब टीएलपी में मुझे कुछ इस तरह का लगा कि अब वो उस तरह का क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं या उतना रेगुलरली नहीं दे रहे हैं। तो आपको ये आपको खुद एक बार एनालाइज़ कर लेना है कि किस तरीके से आपको मतलब आपको क्या मेथड चूज़ करना है आंसर राइटिंग के लिए। अब हम आते हैं कि कैसे एक-एक पेपर को डील करना है, ठीक है? तो जीएस-1 इज़ मोर और लेस अ स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है? इसमें आपका जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, वो आपके काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके हैं, ठीक है? मेंस के लिए इसी को आपको थोड़ा आपको और इसमें वो ऐड करके ऐड करके मेंस के लिए तैयार करना होगा, ठीक है? तो अब इसमें सेपरेट जैसे हिस्ट्री में आपका अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आर्किटेक्चर, आर्ट, ये कल्चर वाले जो टॉपिक्स हैं। तो आप इन पे सब पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गो थ्रू करिए, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस, दीज़ आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट विल हेल्प यू सेल थ्रू मेंस, ठीक है? आपको बहुत थॉरोली पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या सिलेबस में है उसके और यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? तो आप उसी तरीके के क्वेश्चंस की लाइन पे तैयार करेंगे कि मान लीजिए गांधी जी पे, मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादातर क्वेश्चन होता ही होता है, तो आप गांधी जी को होलिस्टिकली तैयार करिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे अगर क्वेश्चन है तो गुप्ता यूजुअली जिन भी डायनेस्टीज़ ने बहुत अच्छा वो किया है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चरल जिन्होंने भी वो किया है, किसी रूलर ने, राजा कृष्ण देव राय, तो उन पे आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चंस है, मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप उसी लाइन पे आप प्रिपेयर करेंगे। आपको लग रहा है कोई ऐसा कोई और आदमी है जिस पे प्रॉब्ली क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उनको भी थॉरली तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी में सेम आप गो थ्रू करिए क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर, आपको रियलाइज होगा दैट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर्स, कि मैंग्रोव पे क्वेश्चन आ ही रहा है, ओशन करंट पे आ ही रहा है। जब आपको पता है कि क्वेश्चन आ ही रहा है तो प्रिपेयर इट थॉरली, उसका डायग्राम तैयार करिए, ओशन करंट में वो वर्ड मैप बना के, और वो उसके वो बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वर्ड मैप यू कैन मेक इन लाइक हार्डली 4-5 seconds, और प्रॉब्ली आई एम एग्जैजरेटिंग 10 seconds एटलीस्ट। तो उतने कम टाइम में आप उसको बना सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी लेबलिंग हो जाती है अगर आपने प्रैक्टिस की है इन एडवांस, ठीक है? तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर्स को आप बहुत थॉरली एनालाइज करेंगे और उसके ही बेसिस पे आप अपनी जीएस-1 और मतलब सारे ही पेपर्स की, बट स्पेसिफिकली जीएस-1 बिकॉज़ इट्स अ स्टैटिक आपका सब्जेक्ट है, तो स्पेसिफिकली जीएस-1 में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे।
Then we come to GS2. GS2 इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, उसमें पॉलिटी है, उसमें आपका ये है इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, दीज आर लाइक वेरी डायनामिक थिंग्स। ओके, तो आपको कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर में देखना है कौन कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं या कौन कौन से थीम्स बहुत ही पॉपुलर चल रहे हैं। तो आपको उन थीम्स पे बेसिकली तैयार रखना है। ठीक है, कि मान लीजिए कुछ अभी बीच में इश्यूज आ रहे थे कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको पता है एट द बैक ऑफ द माइंड, आपको इंक्लिंग रहती है कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में है। तो दैट इज वाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता तो हो कि कौन सी न्यूज़ लगातार आ रही है, कौन सी न्यूज़ नहीं आ रही है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। आप किसी जो लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, वो किसी करंट अफेयर वेबसाइट से कर सकते हैं। फॉर मी, मैं जैसे लोहाघाट में रह के प्रिपरेशन करती थी मेरे घर पे, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आ पाता था, तो मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। पहले मैं कुछ चैनल से डाउनलोड कर रही थी, फिर मुझे बीच में गिल्ट होने लग गया कि आई एम नॉट पेइंग फॉर देम कि जो उन्होंने वो हार्ड वर्क किया है, तो फिर मैंने वो खुद सब्सक्रिप्शन लिया। और फिर मैं वापस अ, एक बार प्रीलिम्स मेरा हो गया, तो मैं जामिया आरसीए गई थी प्रिपरेशन करने। वहाँ पे भी ये सब न्यूज़पेपर वगैरह मिल जाता है, 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस होता है, बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है जिससे आप प्रिपेयर कर सकें। तो नाउ कमिंग बैक टू आपका GS2, उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आप न्यूज़पेपर से अच्छे से प्रिपेयर करें। हर एक टॉपिक के, छोटे से छोटे टॉपिक के, सेपरेशन ऑफ पावर, बेसिक स्ट्रक्चर, हर चीज़ पे आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक है, और जो भी ये है उसपे बेसिक छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर्स आप प्रीवियस ईयर देखिए, उसके हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करिए। इंटरनेशनल रिलेशन, आप बिल्कुल आंख बंद करके आप मान सकते हैं कि वो वही क्वेश्चन पूछता है जो न्यूज़ न्यूज़ में चल रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन इज समथिंग वेरी प्रेडिक्टेबल। जो न्यूज़पेपर में अगर इंडिया फ्रांस बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, या इंडिया की नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वो बार बार न्यूज़पेपर में है, तो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम। ओके, तो आप उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए कि अच्छा ये तो आने वाला है और मैं इस पर तैयार करता हूँ या करती हूँ और ये आएगा, तो और वो आता भी है। नाउ कमिंग टू GS3, GS3 इज समथिंग थोड़ा सा डाइसी, बिकॉज आजकल GS3 में बियॉन्ड 100 नंबर लाना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है। किसी के भी 100 से ऊपर उसमें मार्क्स नहीं आते हैं 250 में से। और कितना भी आप हार्ड वर्क लगो, थोड़ा सा इनपुट आउटपुट रेशियो उसमें कम है, ऑल्दो उसमें हार्ड वर्क बहुत लगता है। तो आप वही स्ट्रैटेजी आप यूज़ करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने हैं, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और उसको मैं जैसे ऑनलाइन फॉर्म में अपने नोट्स बनाया करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स के मैंने ऑफलाइन बनाए थे क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेंस के लिए मैंने सारा ऑनलाइन बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट पेस्ट इधर उधर, कोई नई न्यूज़ आ गई उसको आपको एडिट करके डालना है। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन ज़्यादा बेटर समझा। आप आपको जो भी सूट करता है आप उस हिसाब से बनाइए। तो उसमें जितने भी GS3 में टॉपिक्स हैं उस पे नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, और बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए एवरी डे। ओके, बिकॉज GS3 में बहुत बाउंसी क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगेगा कि आपने ना सुना है ना देखा है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जबकि आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं। तो फिर भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लगता है यू आर क्लूलेस अबाउट दोज क्वेश्चंस। अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आए, तो उस क्वेश्चन में आपको जो समझ में आ रहा है, मतलब मान लीजिए ब्लू एलईडी पे क्वेश्चन था, विच वाज मतलब सबके लिए बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू काइंड ऑफ क्वेश्चन था। तो उस पे यू कैन ऑलवेज डू दैट, कि आप एलईडी के बारे में, क्योंकि ब्लू एलईडी कुछ एलईडी से रिलेटेड होगा, तो थोड़ा उस पर इलेबरेट कर दीजिए, जितना आपकी समझ है उतना लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को डील करते हैं जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू GS4। GS4 एथिक्स का पेपर है, और इसमें बेसिकली आपको बहुत ही अपने दिल से लिखना होता है। ठीक है, कि आपको अपने एक्चुअल एथिक्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में लिखना है, बहुत कम टाइम में, 7 मिनट में आपको एक आंसर तैयार करके उनको देना है। तो और बड़ी बड़ी केस स्टडीज होती हैं, तो आपको इतना वो रखना है कि आप जल्दी तैयार, मतलब आपको बहुत ही अपने वैल्यूज अपने अच्छे रखने पड़ेंगे, जेन्युइनली आपको अच्छे रखने पड़ेंगे, तभी आप उस पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे।
आप बाकी आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एम्पैथी है, ठीक है? और एटीट्यूड है, उनमें भी आप शॉर्ट-शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, उसको गूगल पे सर्च करिए उन टॉपिक्स को, या जैसे मैंने बेसिकली एक विज़न आईएएस की बुकलेट थी, उसको मैंने पढ़ा था और उससे कुछ-कुछ कंटेंट निकाला था। और हर टॉपिक पे मेरे पास कुछ ना कुछ कोट होता ही होता था। कि एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड पे योर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड, इस तरीके से हर टॉपिक पे आपका एक-एक कोट होना चाहिए और वो कोट के साथ अपनी स्टार्टिंग करिए और एग्ज़ामिनर को भी लगता है कि वो मतलब कुछ अलग लिखा है ना? तो कोट लिखिए, अच्छी-अच्छी केस स्टडीज़ लिखिए। जैसे एक केस स्टडी आई डोंट रिकॉल राइटली कहाँ से, कर्नाटका के शायद थे। उनको पद्मा अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री आई गेस, और कि एक ऑरेंज सेलर थे, मतलब वो संतरे की दुकान थी उनकी, पर उन्होंने संतरे बेच-बेच के अपने गाँव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला था, ताकि उनके गाँव के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाए। तो ये वो लोग हैं जो जेनुइनली अपना हार्ट पोर करके, सब कुछ करके कुछ समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप इन लोगों को कोट करिए, क्योंकि इसमें दिखेगा कि आप किन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं। आपके बैक ऑफ द माइंड में आपकी किस तरह की थिंकिंग है, आप किन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। तो आप इन सब केस स्टडीज़ को लिखिए। बाकी जो एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी आती हैं, अंडरलाइन करते हुए उनको पढ़ें। और उसके बाद हम हाँ, तो अंडरलाइन करते हुए पढ़ें और सारा उसका स्टेक होल्डर एक डायग्राम बना लीजिए, उसका फिर कंटेंट लिखिए। तो ये इस तरीके से आपका एथिक्स का पेपर डील हो जाता है। ऑप्शनल, नाउ कमिंग टू ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। मैंने हिस्ट्री नहीं रखा था, मैंने सोशियोलॉजी रखा था, हिस्ट्री मुझे थोड़ा बल्की लग रहा था और तो मैंने सोशियोलॉजी प्रेफ़र किया। और सोशियोलॉजी में बेसिकली आपको बेसिक नितिन सांगवान की बुक है, उससे पढ़ना होता है। उसको आप पेपर करिए और चीज़ों से, जैसे इग्नू के नोट्स से, और आपका अ, जो अलग-अलग टॉपर्स हैं, उनके नोट्स से कंपाइल करिए। आप टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में कई थिंकर्स वो लोग कोट करेंगे, तो थिंकर्स वहाँ से ले ले लीजिए, या कुछ ऐसी थ्योरी आपको देंगे जो आप एज़ अ बेसिक सोशियोलॉजी स्टूडेंट जिसने खुद से प्रिपेयर किया, जैसे मैंने खुद से प्रिपेयर किया था, तो अब मुझे जैसे खुद ही इधर-उधर से कलेक्ट करना था, तो हो सकता है कुछ थ्योरीज़ ऐसी हों जो आपको नहीं पता है, वो आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल जाए, उसको अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। तो लॉट्स ऑफ रीडिंग गोज़ ऑन और आप सबको क्लब करते रहते हैं। तो इसीलिए इसमें ये बोला जाता है कि कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि सिलेबस अनएंडिंग है, चाहे वो मतलब यूपीएससी का, क्योंकि आपको पूरे टाइम, चाहे आप, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल प्रिपेयर कर चुके हैं तो हो चुका है काम, अब खत्म, अब रिलैक्स करेंगे, बस एग्ज़ाम से पहले थोड़ा पढ़ेंगे। You have to constantly keep on editing your notes, you have to constantly keep yourself updated, अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स क्रिटिकली इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को हर चीज़ में अपडेटेड रखें और अपने आप को थॉरली हर एंगल से आप प्रिपेयर्ड रखें। ओके? नाउ नाउ कमिंग टू एसे, एसे वाज माय अकेलिस हील बेसिकली। मुझे एसे में कम मार्क्स मिले थे, तो आई एम प्रॉब्ली नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन एसे। व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम टॉपर्स, उसमें ये होता है कि आप अच्छे से टॉपर्स कॉपी देखेंगे और उसमें बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़, आई डोंट नो, टॉप बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ लोगों ने लिखी होती हैं। उसको आप, उसका एक कलेक्शन बना लीजिए और उस कलेक्शन को आप फिर जब भी आंसर मतलब जो भी ऐसे आता है उसमें आप वो स्टोरीज़ यूज़ कर लीजिए। एक ऐसे कि जो हर थीम को एक्सप्लोर करिए, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करिए। कुछ इस ऐसे के टॉपिक के अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम करिए और उन्हीं का आंसर दीजिए। ऐसा कंक्लूजन दीजिए जो आपका जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन एक साथ मर्ज होता हुआ दिखे। ओके? तो पूरा एक होलिस्टिक वो ऐसे दिखे। So I think I have covered mains ka preparation. Now coming to all those who are sending me questions, I'm again repeating. I'll just answer all your queries. आपकी सारी queries का मैं जवाब दूंगी। एक बार मेरा ये basic जो ये है ये खत्म हो जाए। बेसिक जो भी मैं आपको प्रिपरेशन का आइडिया देना चाह रही हूँ। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू 8 फरवरी 2023 में था और मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था। और
प्लीज़ जैसा कि एक उसमें दिखाते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ में दिखाते हैं, आप जो भी मॉक इंटरव्यू जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, कि बड़े मतलब अजीब-अजीब सवाल पूछे जाते हैं और बहुत थोड़ा डरावना माहौल होता है। यूपीएससी इंटरव्यू में ट्रस्ट मी ऐसा कोई इस तरह का डरावना माहौल नहीं होता है। दे आर वेरी कॉर्डियल पीपल, दे विल वेलकम यू लाइक एनीथिंग। मतलब फॉर मी इट वाज़ लाइक दैट। स्मिता नागराज मैम का मेरा बोर्ड था और मेरा जस्ट 2 दिन पहले हरियाणा पीसीएस का रिज़ल्ट आया था और उसमें मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई थी। तो मैंने उन्होंने मेरा पहला सवाल यही था कि अ, कि क्या मैम ने मुझसे पूछा कि आप इतने टाइम से क्या कर रहे थे 2019 से? तो मैंने कहा मैम मैं प्रिपरेशन कर रही थी और अभी मेरा जस्ट 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया और उसमें मुझे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट में मिला। तो उन्होंने मुझे वो पूरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो तालियाँ बजाने लगा। तो इतना कॉर्डियल माहौल होता है। तो वहाँ से जो अच्छी शुरुआत हुई इट वेंट ऑन और मुझे बहुत अच्छा स्कोर मिला इंटरव्यू में, मुझे 193 मार्क्स मिले व्हिच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड स्कोर। तो बेसिकली फिर उन्होंने मेरे सोशियोलॉजी, जेंडर इश्यूज़ पे सवाल पूछे, इंडो नेपाल बॉर्डर पे सवाल पूछे, कुछ जो इश्यूज़ चल रहे हैं कि क्यों इस तरह का सवाल पूछा कि कैसे मान लीजिए इन्वेजन को जैसे मुगल इन्वेजन या ये इन्वेजन टर्म में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? कि तो इस तरीके के सवाल पूछे और बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, सबने मुझसे अच्छे से सवाल पूछे। मुझे लग रहा था जैसे मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, बट देन एट द एंड ऑफ द डे जब मेरे मार्क्स आए तो दे वर रियली गुड एंड मतलब आई वाज़ वेरी हैप्पी विद देम। बाकी कोई मॉक इंटरव्यू रविंद्र थोमरे का क्वेश्चन आ रहा है कि मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मॉक इंटरव्यू में आपसे इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि आपको लगेगा कि ओह गॉड यू आर सो अनप्रिपेयर्ड, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ओह बहुत ही खराब हो गया सब कुछ। बट द थिंग इज ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे मेरे एक्चुअल इंटरव्यू से जस्ट 1 हफ्ते पहले मैं राव आईएएस में गई थी या आई डोंट नो, आई डू नॉट रिमेंबर मैं किस में गई थी। उन्होंने मुझसे बोल दिया कि आपको तो आपको कम से कम 16 से 17 घंटे पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट अगर आपको एवरेज मार्क्स लेके आने हैं। आई डोंट नो उन्होंने क्या जज किया, कैसे जज किया और भी मुझे मॉक इंटरव्यू में बहुत डराया था। सो बट व्हेन आई वेंट फॉर द एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू दे आर वेरी कॉर्डियल पीपल और वो आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और मुझे जैसे बहुत अच्छे नंबर दिए। आई एम टचवुड, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। और इसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में आपको बहुत थॉरली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होती है। आप थोड़ा मेन से 2 कदम और आगे बढ़ के कि आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे एक बैलेंस्ड ओपिनियन देंगे, उस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। मैं अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे तो वो मुझसे क्वेश्चन किया करते थे या हम 2 लोग थे, मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों आपस में एक-दूसरे से क्वेश्चन किया करते थे और उसका जवाब देते थे। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप खुद से अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप खुद सवाल पूछिए और आप कुछ एज़ खुद ही इंटरव्यूअर बोर्ड बनिए और खुद ही उसका आंसर दीजिए। तो मैंने ऐसा भी किया हुआ है कई बार। तो अ, इस पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट प्रिपरेशन और मैं कुछ बहुत की चीज़ें आपके सामने बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं सबके क्वेश्चन्स देख रही हूँ पर कोई मुझसे केल्विन नाउरेम इफ आई कैन रीड योर नेम राइटली सर, तो उसमें आपने पूछ रहे हैं कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हैं अगर आप विज़न की करंट अफेयर मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। आई थिंक डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको आपको करंट अफेयर मैगज़ीन में ये तो पता चल जाएगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स न्यूज़पेपर में आ रहे थे, पर आपको उनका रिलेटिव इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा, ठीक है? कि कौन-सी न्यूज़ बार-बार, बार-बार आ रही थी, है ना? तो क्योंकि रिलेटिव इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। हर जो भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके मेन क्वेश्चन पेपर में आएगी। तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से थॉरली न्यूज़पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक न्यूज़पेपर को आधे घंटे का टाइम दे दीजिए कि क्या-क्या चल रहा है न्यूज़ में, लगातार क्या-क्या आ रहा है, ठीक है? तो इतना आप बेसिक कर लीजिए।
नाउ कोई शिबू नाम से है जो मुझसे प्रेफ़रेंस के बारे में पूछ रहे हैं। आईपीएस, डैनिप्स, आरपीएफ, पीपीएस क्या ये सही है? आप मुझसे सर्विस प्रेफ़रेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, पर यूपीएससी इज़ मोर अबाउट आईएएस एंड आईपीएस और आईआरएस। इसमें बहुत सारी सर्विसेज़ होती हैं। ऑलमोस्ट आपकी 25 से 30 सर्विसेज़ होती हैं इसमें। और जिसकी आपको प्रेफ़रेंस देनी पड़ती है, जब आप डैफ भरते हैं अपना। तो आप अगर आपको यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ पसंद है तो सर प्लीज़ गो अहेड विद आईपीएस, डैनिप्स। आरपीएफ इनको यूजुअली आरपीएफ को थोड़ा लोग नीचे रखते हैं, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस फॉर यू। आपको लगता है आपको यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ पसंद है, तो प्लीज़ गो अहेड। आप यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ के लिए ट्राई करिए। अजय कुमार मुझसे पूछ रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू रीड द क्वेश्चन। 1 सेकंड दीजिए मुझे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। कंप्लीट करना है। आप कह रहे हैं कि आपका जो आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं मेंस की, तो आपको आपके सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। आपके पास 16 से 17 क्वेश्चन्स हो पाते हैं। तो सॉरी अनुज कुमार जी, आप ये करिए, आप हर क्वेश्चन को टाइम बाउंड रखिए। आपको पता है कि आपको जो 10 मार्कर हैं वो 7 मिनट में लिखते हैं, जो आपके ये है 15 मार्कर्स हैं, उनको आपको ये करना है, आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स देने हैं। तो आप एक टाइमर वॉच रखिए, और आप जैसे ही देखें कि आपका वो 7 मिनट क्रॉस हो रहा है, चाहे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ हो, ना हुआ हो, आप मतलब उसका आंसर दे पाए हो, कंप्लीटली ना दे पाए हो, प्लीज़ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाइए। आपको धी शुरू-शुरू में जब आप टेस्ट सीरीज़ लिख रहे होंगे तो आपको लगेगा आपके सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, आधा-अधूरा सा आप लिख रहे हैं। पर धीरे-धीरे जब आपको पता है कि आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली फिक्स्ड है कि इतने ही टाइम में मुझे ये करना है, तो आप धीरे-धीरे आपका वो आने लगेगा। मतलब 7 मिनट में ही आप सारा कंटेंट डिलीवर कर पाएँगे। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जैसे ही 7 मिनट खत्म हो रहा है, 10 मिनट खत्म हो रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर जा रहे हैं। ओके? Now somebody is asking me कि इंटरव्यू पैनल कैसा रहता है? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि इंटरव्यू पैनल बहुत कॉर्डियल रहता है। आप अपने मन में आप थोड़ा डरे होंगे कि कैसा होगा कि नहीं होगा, पर मतलब मोर और लेस दे आर वेरी कॉर्डियल पीपल। नाउ आई विल कम बैक टू व्हाट आई वाज़ टेलिंग। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपको जब भी इस प्रिपरेशन में आना है, प्लीज़ कीप अ प्लान बी। आपको पता होना चाहिए कि अगर यूपीएससी नहीं होता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है? हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैंने सीधे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, और एकेडमिक्स में मुझे मुझे पता था मुझे ज़्यादा परस्यू करना नहीं है, मुझे स्कोप भी थोड़ा पर्सनली मुझे कम लगता था। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपका फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट्स नहीं निकल रहे होते हैं, तो आपको लगने लगता है कि अच्छा कुछ हाथ में होना चाहिए। तो योर प्लान बी कैन बी एनीथिंग। या तो आप कुछ प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लीजिए, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या फिर आप मेरे जैसे जैसे मैं हर स्टेट का एग्ज़ाम दे रही थी। तो आई वाज़ गिविंग यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, हरियाणा पीसीएस का, उत्तराखंड पीसीएस का, और कुछ भी जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, कभी आईबी का आ रहा है, कभी आरबीआई का आ रहा है, मैं सब एग्ज़ाम दे रही थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे कहीं न कहीं फिट होना है। बिकॉज़ कुछ ना कुछ मेरे पास ऐसा फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने 2023 वाज़ द ईयर जिसमें मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, हरियाणा पीसीएस का इंटरव्यू दिया था, मैंने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया था, उत्तराखंड का मेरा प्री निकला हुआ था, पर मैंने मेंस नहीं लिखा उसका, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी एग्ज़ाम्स दे देकर। इससे मेरा साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें मैं मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। तो आई वाज़ ट्राइंग माय हैंड्स ऑन एवरीथिंग, जितना मुझे समझ आ रहा था कि मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। तो मैं, अगर मेरा यूपीएससी नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं
शुरू हो गई थी काम करने पे। तो आप लोग भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आप बहुत डेडिकेटेडली दीजिए। आपको लगता है अगर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में आपका नहीं हो रहा है, देन प्लीज़ स्टार्ट डूइंग ऐसे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन या ऐसे उसका जिसका पैटर्न मोर और लेस यूपीएससी से सिमिलर है। हरियाणा पीसीएस में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, कुछ ऐसा खास करना नहीं है यूपीएससी से हट के। तो और यूपी पीसीएस के लिए भी अब तो यूपी के पूरे अलग से 2 पेपर होने लग गए हैं। मेरे टाइम पे वो क्लब्ड आता था जीएस में साथ में, तो मैं उसका देती थी। तो जो भी आपको लगे पैटर्न सिमिलर है, आप उसका पेपर दीजिए। दूसरा यूपीएससी का बहुत ज़्यादा हौवा बना के रखा है, हौवा जिसको बोलते हैं ना डर, कि प्लीज़ इस डर से आपको निकलना पड़ेगा। आपको पहले मेंटली आपको विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी, तभी फिज़िकली आपको मैनिफेस्ट होगी वो विक्ट्री, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए आप डरे हुए हो, यार ये तो हज़ारों लोग, हज़ारों नहीं लाखों लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, सबके पास सब मटेरियल है, सब जानते हैं, मैं ही पीछे रह जा रहा हूँ, मैं ही पीछे रह जा रही हूँ। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस फियर। हाँ, आपको है कि आप प्रिपरेशन में बैठे हैं, तो आप अपनी तरफ से हर चीज़ करिए, जो भी आप पॉज़िटिव चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर इस चीज़ में मत पड़िए जो कोचिंग सेंटर्स, आई डोंट नो कोचिंग सेंटर्स के नैरेटिव है, किसी ना किसी ने तो नैरेटिव दिया है कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, ये बिना कोचिंग के पॉसिबल नहीं है, ये इसका बिना दिल्ली जाए पॉसिबल नहीं है। नॉट एट ऑल। प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दिस नैरेटिव। आप ऐसा ही एग्ज़ाम है, बचपन से ज़िंदगी भर हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, और ये भी एक एग्ज़ाम ही है, इसको बस एग्ज़ाम की ही तरह लीजिए। और बहुत ज़्यादा ओवर ग्लोरिफिकेशन में नहीं पढ़ना है कि कुछ मूवीज़ आती हैं, वो दिखाती हैं, अरे यूपीएससी कर लिया तो आधे लोग रोते हुए दिख रहे हैं, आधे लोग क्या बोलते हैं, कुछ बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए हम बोल रहे हैं कि 15-15 घंटे पढ़ना है, 16-16 घंटे पढ़ना है। इज़ इट इवन ह्यूमनली पॉसिबल कि आप 16 घंटे पढ़ें? इट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर 8 घंटे, मैं जैसे मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए अगर मेरे दिमाग को काम करना है। मैं तभी अच्छे से काम कर पाऊँगी जब मेरी 7 घंटे की नींद पूरी है। उसके बाद आप 7 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए एट मैक्स, मतलब मेंस के टाइम पे ऑब्वियसली ये थोड़ा बढ़ जाता है, 10 से 12 घंटे हो जाता है। लेकिन ऑन अ डेली बेसिस 7 से 8 घंटे आर मोर देन सफिशिएंट। प्लीज़ उसके बाद अपना जो भी आप हॉबी परस्यू करते हैं या फिर आप अपने जो आपका सोशल सर्कल है, उसके साथ रहिए, उसके साथ अपना समय बिताइए। डू नॉट इस एग्ज़ाम का बोझ उठा के नहीं चलना है, क्योंकि जब तक आप इसको बोझ समझेंगे, बोझ आपको बहुत लंबा चलाना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा 1 साल तक ही उठाना है, कर लेंगे, चलो सबसे कट जाते हैं, सबसे बात करना छोड़ देते हैं। और हम लोग तो इतने मतलब नाइव थे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने ऑलमोस्ट सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लिया था, और मतलब सोशल मीडिया तो दूर, मैं इवन ईमेल्स भेजती थी अपने दोस्तों को जो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको मैं, हम लोग आपस में, वो भी प्रिपेयर कर रहे थे, हम लोग आपस में एक दूसरे को ईमेल भेजते थे। इट्स वेरी, आप मुझे सोच के बहुत फनी लगता है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग ये सब कर रहे थे हरकतें, क्योंकि वही आप यूपीएससी के नैरेटिव में पढ़े होते, बहुत ही टफ एग्जाम है, सब अपने आप को झोंक देना होता है, अपना ये करना होता है। डेफिनेटली टफ है, पर आप नॉर्मल तो रहो। आप जब तक नॉर्मल बिहेव नहीं करोगे, आपकी बॉडी नॉर्मलाइज़ली एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आपको एक लंबे अरसे, मतलब एक लंबे पीरियड तक ये तैयार करना है, तब तक आप कैसे अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे? तो स्टे नॉर्मल, स्टे कनेक्टेड, अच्छे लोगों के आस-पास रहो। जैसे मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही, मेरे मम्मी-पापा, मेरे भैया, मेरे कुछ फ्रेंड्स, तो उनके आस-पास रहो जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करें। मतलब एक टाइम प्रीलिम से जस्ट 15 दिन पहले मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बिल्कुल शेक करने लगे, हाथ-पैर काँपने लग गए थे कि मुझसे कैसे होगा करके। तो मैं अपनी मम्मी के पास गई, मेरी मम्मी ने मुझे बिठाया, समझाया। मतलब यू शुड हैव पीपल अराउंड यू जो आपको इस सब चीज़ों से बाहर निकालें। ठीक है, मेरे पापा मुझे कॉन्स्टेंटली बताते रहते थे, अच्छा ये न्यूज़ में चल रहा है, हाँ, तुम ऐसा देखना, वैसा इस तरीके से करना। मतलब एक 4 जून 2021 में मैं कह दिया था कि भई मैं तो अब प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, बहुत हो गया, ये मेरे बस का नहीं है और मैं कुछ और करूँगी। तो उस दिन मेरे भाई ने मुझसे कहा कि अच्छा, यू डू समथिंग। उससे पहले मैं कुछ हॉबी वगैरह कुछ परस्यू नहीं करती थी। मैं बस वही रोज़ पढ़ रही हूँ, रोज़ वही रूटीन हो रहा है। मतलब एक मोनोटनी आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। आप, आपका फ़ेवरेट अगर डिश केक है, आपको केक रोज़ खिलाया जाए,
इतना खिला दिया जाए कि आपका अब खाने का मन नहीं रह गया, तो वो आप खा ही नहीं सकते। इसी तरह पढ़ाई भी है, आप उतना ही करिए और जितना कर रहे हैं खुश होके करिए। तो मेरे भाई ने कहा अच्छा तुम अपनी कुछ भी हॉबी करो। मुझे पेंटिंग वेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं, पर उस दिन मैंने पेंट किया बैठ के और मुझे इतना अच्छा लगा जैसे मानो मैं किसी बीमारी से रिकवर कर गई हूँ। सो यू हैव टू डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड यू शुड हैव दीज पीपल अराउंड यू जो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालें। मेरा मैं जिस अटेम्प्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उस अटेम्प्ट को मैं दे ही नहीं रही थी। जस्ट 2 दिन पहले मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मतलब बेसिकली मेरा उस टाइम पे उत्तराखंड में भी सिलेक्शन हुआ था, मतलब प्रीलिम्स में। और मेरे दिमाग में था कि यूपीएससी तो हो नहीं रहा है, लेट्स ऐसा करते हैं कि हम ये कर लेते हैं, उत्तराखंड की तैयारी अच्छे से करते हैं और उसके बाद जो भी होगा कि एक बार स्टेट पीसीएस सिक्योर हो जाए कुछ अच्छा, उसके बाद यूपीएससी की वापस प्रिपरेशन करेंगे। पर उसका सिलेबस थोड़ा अलग है, मतलब मेंस का सिलेबस उस टाइम पे अलग हुआ करता था। और तो मेरे फ्रेंड ने कहा अगर तुम्हें लगता है पक्का कि तुम्हारा हो पाएगा तुम तभी देना उत्तराखंड, और यूपीएससी तभी छोड़ना, अदरवाइज तुम यूपीएससी जाके दो। तो जस्ट 2 दिन पहले ऐसा कहा मैंने, 2 दिन में जैसे तैसे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की, पता नहीं कितनी कर पाई, बट थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस मैं आज भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मेरा सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में, और वंस मेरा एक बार सिलेक्शन हो गया, मेरे इवन मैं किसी को भी नहीं पता था मैं प्रीलिम्स दे रही हूँ वो वाला, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत लास्ट मोमेंट में पता चला कि मैं एक्चुअली दे रही हूँ। तो अम, फिर जब प्रीलिम्स दे दिया, फिर वापस आके मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने प्रीलिम्स दिया है और अब इस तरह की बात है, अब मतलब प्रॉब्ली हो जाएगा। मीन्स बहुत लंबे टाइम बाद मैंने ये चीज़ बताई, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सिंक इन करने में टाइम लगा। तो मेरे पेरेंट्स ने भी सबको, जो आसपास रिलेटिव्स होते हैं, सब कुछ होता है, उन लोगों को यही बताया हुआ था कि नहीं नहीं दिया हुआ, क्योंकि उनको भी यही पता था। तो मैं कई बार ऐसा कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर मतलब आपके पेरेंट्स आपके बहुत सपोर्टिव होते हैं, पर आसपास के लोग कई बार ऐसा होता है कि अच्छा इतने रिपीटेड अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है फाइनल। तो मैं थोड़ा, मुझे लगता था पढ़ाई का ऑलरेडी अच्छा खासा बर्डन है, तो इस तरीके से बर्डन, इस तरीके के बर्डन से थोड़ा दूर रहूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सीक्रेटिव रहती थी इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक लेना कितना इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ 20-20 ये जो 10-10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते हैं और इस तरह की कहानियाँ जो फैलाते हैं कि हमने तो 20 घंटे पढ़ा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। आप अ, 9 एट मैक्स 7 से 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ सकते हैं। 3-3 आवर के आप वो बना सकते हैं, ब्लॉक्स बना सकते हैं कि अच्छा सुबह उठ के 3 घंटे पढ़ लिया, दिन में 3 घंटे पढ़ लिया, शाम को 3 घंटे पढ़ लिया, ठीक है? इट्स डन। तो एक दिन में आपने 9 घंटे पढ़ लिया और आप बीच-बीच में अच्छा खासा गैप ले रहे हो, मज़े भी कर रहे हो। तो मतलब सब एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल इफ यू वांट टू, ठीक है? अच्छे से खूब खुश रहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड मुझे लगता है इस प्रिपरेशन में नहीं होना चाहिए कि मैं तो यूपीएससी ऐसा ही इसी बार में कर दूंगा, मैं तो निकलूंगा ही निकलूंगा। मतलब आपको पता है आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर बस इसी यही चीज़ दिमाग में नहीं चलनी चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप अच्छे से अपना रोज का काम करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना? आप इस चीज को लेकर अपने दिमाग पे ऐसा अननेसेसरी बर्डन मत बनाइए कि अच्छा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रोज यही बैठ के सोच रहे हैं, इसी पे फ्रेट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं यार नहीं लग रहा है, चार लोगों के बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं। तो डोंट डू दैट, ठीक है? आपका नेचुरली अच्छा होगा अगर आप अपना डेली बेसिस पे अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ओके? और दूसरी बात हम सबको रियलाइज़ करनी चाहिए कि यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर आपका इन केस नहीं होता है, आपने ऑल योर एफर्ट्स यू हैव पुट, आपको लग रहा है आपने सब कुछ लगा दिया, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो देन आप समझ जाइए कि आपके यू आर मेड फॉर समथिंग इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर। ऐसा नहीं है कि सारे सिविल सर्वेंट्स अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। यू माइट हैव हर्ड बहुत सैड स्टोरीज़ भी रही हैं। तो
दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा लोग बिना यूपीएससी करे, बिना इसके बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिनका यूपीएससी नहीं हो पाया, पर दे हैव रिक्रिएटेड देयर लाइव्स लाइक एनीथिंग, कि हमें ऐसा फील होता है कि वाओ यार, ये कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो सम ऑफ देम हैव डन लाइक आईआईएम से अपना। तो हर किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ अच्छा कर लिया है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो नो इश्यूज, मतलब टेम्परेली आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा गलत हो गया है मेरे साथ, बट आपको उसी से क्या उसी से उठ कर आपको वापस अपना रीस्टार्ट करना है। तो एक कोट है कि मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप गिर जा रहे हो, आपको ज़रूरी है कि आप मतलब उससे उठकर आप कैसे अपनी लाइफ रिक्रिएट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिकली और कुछ डाउट्स ले लेती हूँ। राहुल पूछ रहे हैं कि मैम प्री के लिए क्या करूँ, 65 मार्क्स ही आ रहे हैं। तो आप आई होप आप मुझसे पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं या मेन उसमें। इट्स ओके, वटेवर जिसमें भी आ रहे हो। आप देखिए प्री के लिए मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बताया आपको, बेसिक जो वो करने हैं, जो भी बेसिक बुक्स हैं उनके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए और उनको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। बाकी ये करिए कि आप बार बार आप अ, इसको रिवीजन करिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे और उस पे आप ये कर सकते हैं कि अ, फिर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा तब तक हेडेक मत लीजिए, तब तक आपका मतलब अभी जैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 महीना बचा हुआ है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप, और उससे भी आप अपने आप को बार बार मतलब आप मोर रिविजन्स करिए, मोर करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करिए, तो आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगेगा। आपके जैसे जो भी मार्क्स में आते हैं, आप देखिए आपके किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, वो आपके किस वजह से हो रहे हैं, वेदर इट इज़ बिकॉज कि आप गलत लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि गलत आपको नॉलेज ही नहीं थी, मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपका गलत हो गया। तो और तीसरा है कि आप एनालाइज नहीं कर पाए। अगर आपका लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो इट्स नॉट एन इशू। आप आज आपको नहीं पता था, अब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन पढ़ा, आपका वो नॉलेज हो गई। ठीक है, अगर लॉजिक की वजह से दिक्कत हो रही है तो फिर आप मोर और मोर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस आपको वो करे मतलब इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। ओके, somebody is asking me what do you prefer books, अच्छा, for internal security। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई अलग बुक नहीं पढ़नी है, आप किसी भी टॉपिक के लिए एक एक अलग अलग बुक नहीं पढ़ेंगे। आप जो भी होगा, आप किसी भी कोचिंग का या उनका कंटेंट, जैसे विजन आईएएस का इंटरनल सिक्योरिटी पे भी कंटेंट है, या आप गूगल पे एक्सक्यूज मी गूगल पे टाइप करिए कि इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी, बहुत सारे आपको लिस्ट मिल जाएगी। और उसी लिस्ट से आप को जहाँ भी आपको लग रहा है कि अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर उस कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें अपने करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करते रहिए, तो बहुत होलिस्टिक अच्छा कंटेंट बन जाता है। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखें? बहुत से इसके अप्रोचेस हैं मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने के लिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं पेस्टल अप्रोच यूज़ करिए, कि पेस्टल मतलब पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ई से एनवायरमेंटल, एल से लीगल। तो मतलब आपको मतलब इसी जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो आप पेस्टल अप्रोच में ही सोचें कि क्या आप उसको कर सकते हैं, किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, कि पॉलिटिकल में आप क्या-क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं, इकोनॉमिक में क्या-क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो ऐसा करते-करते आपको एक बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाता है, जब आप सारे इस तरीके के सारे व्हाट वी से पॉइंटर्स इस तरह के से दे देते हैं। हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए? इट वुड बी आपका 7 मिनट्स फॉर 10 मार्कर एंड 10 मिनट फॉर आपका 15 मार्कर। मैम एनसीईआरटी के नोट्स बनाना कंपल्सरी है क्या? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, जैसे वो आपका पर्सनल प्रेफ़रेंस है। मुझे जैसे मैं क्या करती थी, मैं सारे बुक के नोट एक ही जगह पे बना देती थी।
क्योंकि मुझे बार-बार बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने एनसीईआरटी में अच्छे से हाइलाइट किया हुआ है और आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पा रहे हैं, तो इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल। नाउ ओके, so somebody is asking how to choose optional subject. आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपना टेम्परामेंट देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है और आपका बैकग्राउंड क्या है। मतलब आपने किस में ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप एक एक ऐसा कर सकते हैं कि आप एक-एक हफ्ता जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उनमें, आप उनको एक रीडिंग दे सकते हैं और अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है, देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट सब्जेक्ट। जैसे मैंने सोशियोलॉजी चूज़ करते हुए बहुत सारे सब्जेक्ट्स पहले पढ़े, जैसे मैंने एंथ्रोपी पढ़ा, मैंने पॉल साइंस भी पढ़ा और जब मुझे लगा कि अच्छा मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है सोशियोलॉजी में, तो फिर सोशियोलॉजी को ही कंटिन्यू किया। समबडी इज़ आस्किंग कि कैसे आंसर लिखें, कि पॉइंट वाइज़ लिखें या फिर डायग्रामेटिकली लिखें। इट्स अ पर्सनल चॉइस। आप पॉइंट वाइज़ भी लिख सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत लगे कि डायग्राम डालना ज़रूरी है, आप वहाँ डायग्राम्स भी डालें और उसको डायग्राम्स को अच्छे से लेबलिंग कर दीजिए और पॉइंट वाइज़ लिखना इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि मतलब बहुत क्लैरिटी से आपके पॉइंट्स समझ आ रहे होते हैं। आप कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो बोथ वेज़ कैन बी डन, ओके? इट्स अ पर्सनल चॉइस। Uh, how to prepare for CSAT exam? I have answered this query when I was telling about prelims, but I'll again tell you कि CSAT के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, वापस आप या तो शून्य आईएएस की प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन वीडियोस देख लीजिए या किसी भी चैनल की देख लीजिए और उसको हर क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करने का तरीका आप उससे देख लो आंसर और उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? समबडी इज आस्किंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखें। तो बेसिकली कम्युनिकेशन आप देखिए कम्युनिकेशन क्या है, एक ज़रिया है, एक माध्यम है जिससे आप एक दूसरे से बात करते हैं, है ना? तो ये हमने बचपन से किया हुआ है और मतलब आप इसका हेडेक बिल्कुल भी नहीं लेना है कि अच्छा मुझे तो शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आपका जितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस आपका अपने आप रिफ्लेक्ट होता है, आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं। तो आप अपने आप में बहुत ही आत्मविश्वास अपने आप पर रखिए, बहुत अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए और अपने आप को जितना एक्सप्रेस आप कर सकते हैं, आप उतना एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए और आपको कोई लैंग्वेज में दिक्कत आती है, तो उसका लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको बोलें किसी के साथ, कोई नहीं तो अपने साथ। जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में थी, तो अ, मुझे लगता था कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो मैं हमेशा टीचर से इंग्लिश में ही बोलती थी। मैं क्लास 6th में 6 से 8th वहाँ पे हिंदी मीडियम चलता है, तो मैंने वहाँ पे अपनी पूरी बुक्स क्योंकि उस टाइम पे आई वाज़ मुझे पता नहीं था कि एनसीईआरटी मतलब इतना छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। मुझे 6th क्लास में ये नहीं पता था एनसीईआरटीज़ इंग्लिश में भी आती हैं। तो मैंने एक इंग्लिश हिंदी वाली डिक्शनरी ली हुई थी, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश और मैं पूरी हिंदी की टेक्स्ट बुक उससे ट्रांसलेट करती थी और पूरा उनको पूरी-पूरी टेक्स्ट बुक ट्रांसलेट करती थी और उनको इंग्लिश में लिखती थी और फिर इंग्लिश में एग्ज़ाम देती थी, ताकि मेरा ग्रास्प बना रहे इंग्लिश पे और मतलब अ, तो आप इस तरीके के आपको जो भी मेथड सही लग रहा है, जैसे मैं किसी से हिंदी में बात कर रही हूँ, तो मैं मन ही मन उसको इंग्लिश में भी रिपीट कर लेती थी कि अच्छा मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी। तो धीरे-धीरे आपका टच बना रहता है लैंग्वेज के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल लोगों से बात करिए, हमेशा अच्छे-अच्छे आइडियाज़ का एक्सपोज़र अपने पास रखिए, तो अपने आप ग्रेजुअली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो जाता है। अ बुक लिस्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। तो बुक लिस्ट कोई पूछ रहा है मेरी बुक लिस्ट के बारे में, तो बुक लिस्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। प्रीलिम्स के लिए बहुत बेसिक सी बुक लिस्ट और मेंस के लिए बेसिक जो मैंने आपको बताया पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत,
और इसे इकोनॉमी के लिए श्री राम और हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु प्लस स्पेक्ट्रम। सो ऑल दिस आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड। और उस मेंस के लिए आपको हर टॉपिक के लिए खुद कंटेंट तैयार करना होता है। तो या तो आप टॉपिक का नाम लिखिए और यूपीएससी साथ में लिखिए और उसको गूगल पे सर्च करिए, या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए। ठीक है। कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं कि आप बहुत लंबे टाइम बाद अपीयर होना चाह रहे हैं 2027। अगर आप बहुत यंग हैं, मान लीजिए आप क्लास 11-12 के बच्चे हैं, या आप सोच रहे हैं मैं तो क्लास 6 से प्रिपरेशन शुरू कर दूँ, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। आप अपनी लाइफ एंजॉय करें प्लीज़ लाइफ, बिकॉज़ आपके वो इयर्स कभी वापस नहीं आने वाले हैं। हाँ, आप सोचें कि मैं खेलूँगा नहीं, मैं कूदूँगा नहीं और मैं सीधे यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा, तो डोंट डू दैट। आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज की खूब सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपकी पर्सनालिटी आपके आंसर राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होती है और आपके इंटरव्यू में तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको प्रिपरेशन अगर आपको थोड़ी बहुत कॉलेज से शुरू करनी है, तो आप बेसिक एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं और अच्छे से फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन आप उसके बाद शुरू करिए। तो और बाकी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए और साइड बाय साइड एनसीईआरटीज़ आप पढ़ सकते हैं। समबडी इज आस्किंग सतेंद्र बुक से प्रीलिम्स हो जाता है क्या? मैम, इफ इट इज मैम और सर, कोई भी एक ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिससे एक बुक पढ़ के प्रीलिम्स हो जाएगा। आपको मल्टीपल सोर्सेज से जो भी बुक लिस्ट है, चाहे वो हिस्ट्री के लिए है चाहे पॉलिटी के लिए है, वो आपको आपको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अपने सोर्सेज आपको हर सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड रखने हैं। ठीक है। और देन अपनी हॉबीज़ में, हॉबीज़ आप जब भी डाव भरते हैं तो हॉबीज़ अपनी बहुत ज़्यादा मत भरिएगा इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैं टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद करती हूँ, तो क्योंकि नवोदय में टेबल टेनिस हुआ करता था और वहाँ से ही हमने सीखा। तो मैंने टेबल टेनिस लिखा था और 1-2 और एपन पेंटिंग हमारे पहाड़ में गिरी जाती है कुमाऊँ में, तो वो लिखी थी। तो 1-2 लिखिए जिन पे आपको थॉरो नॉलेज हो। तो उस तरीके से आप अपनी यूपीएससी की हॉबीज़ लिख सकते हैं और उन हॉबीज़ को परस्यू भी करिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ताकि आप रिफ्रेश रहें। और कोई पूछ रहा है कि कौन-सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है? बेसिकली आपको एनसीईआरटीज़ बेसिकली मैंने जो पढ़ी थी मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने जो दूसरी नहीं पढ़ी है उनका मैं आइडिया नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी फॉर, और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेसिफिकली तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी। बहुत अच्छी इलस्ट्रेटिव सी बुक है, बहुत अच्छे-अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो मज़ा आता है कलरफुल बुक पढ़ने में। तो हिस्ट्री के लिए वो, मिडेवल के लिए आप ओल्ड बुक पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी। और इसी तरीके से अलग-अलग मतलब सबके लिए मैंने ज़्यादातर ओल्ड ही प्रेफ़र करी। जहाँ पे अपडेटेड डेटा की ज़रूरत है, प्रॉब्ली ज्योग्राफी में मान लीजिए 2011 का सेंसस चाहिए और उसमें कोई और सेंसस है, तो आप उसके लिए नई-नई बुक्स पढ़िए ज्योग्राफी के लिए, जहाँ भी अपडेटेड डेटा की ज़रूरत है। ठीक है? कोचिंग लगाना ज़रूरी होता है क्या? समबडी इज़ आस्किंग दिस। कोचिंग लगाना इज़, अगेन आई वुड से कि आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि आपको ज़रूरत लग रही है तो लगाइए। डर की वज़ह से मत लगाइए कि बिना कोचिंग के नहीं होगा। इट इज़, ये मत करिए। आपको पर्सनली लग रहा है कि अच्छा इस सब्जेक्ट में मैं मेरा थोड़ा वीक है और मैं ये सब्जेक्ट इससे करना चाहूँगा, किसी कोचिंग की हेल्प से मुझे ज़रूरत है, तो आप तब करिए। अदरवाइज़ डोंट, मतलब खाली एक भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया कोचिंग ले रही है तो मैं भी कोचिंग लूँगा। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेज़ से करना चाहिए? वैल्यू एडिशन मोस्ट आपका होता है न्यूज़पेपर से, टॉपर्स की कॉपीज़ से, और और आप किससे कर सकते हैं?
ये 2 बेसिकली प्राइम और टेस्ट सीरीज़ से, ये 3 सोर्सेज़ हैं जहाँ से आप वैल्यू एडिशन करेंगे। और कुछ जहाँ पे अब जैसे एथिक्स का पेपर है, तो आपको कहीं भी कोर्ट से अच्छी केस स्टडीज़ मिल जा रही हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, ठीक है? समबडी इज़ आस्किंग जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करें? आई टोटली एक्नॉलेज कि जॉब के साथ प्रिपेयर करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और बिकॉज़ 10 टू 5 आप पूरी तरह एंगेज हैं, और अम, मतलब उसके बाद भी जब वापस लौटते हैं तो काफ़ी थक हार के वापस आते हैं। बट देयर हैव बीन पीपल जिन लोगों ने किया है इसको, और हैट्स ऑफ टू देम। तो वो बेसिकली यही बोलते हैं कि वो जॉब के जितने भी आवर्स थे, मान लीजिए आप 10 टू 5 एंगेज हैं, तो आप 10 बजे से पहले, तो 10 बजे से पहले आपके पास जो जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करिए। वापस आने के बाद कुछ ऐसा करिए जिससे आप थोड़ा रिजुविनेट हो जाएँ। मान लीजिए ऑफ़िस से 5 बजे वापस आ रहे हैं, तो कहीं वॉक कर लीजिए, या कुछ डांस क्लास, जो भी आपके लिए सही है। आप थोड़ा-सा वो कर लीजिए ताकि आप वो ऑफ़िस के स्ट्रेस से बाहर आएँ, और फिर वापस से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करिए। तो इस तरीके से आप जॉब के साथ मैनेज कर सकते हैं, और आपको अगर वीकेंड आपको फ्री मिलता है तो फिर अच्छे से वीकेंड के साथ वीकेंड में अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड इट इज़ मैनेजेबल। यूपीएससी इज़ एन एग्ज़ाम जिसमें हर तरीके के लोग एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे जॉब करता हो, चाहे फैमिली वाला हो, चाहे बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट हो। हर तरीके के लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और हर तरीके के लोग निकल रहे हैं। तो आपके पास हर तरीके की गाइडेंस अवेलेबल रहेगी। आप उसी तरीके के लोगों का आप इंटरव्यू देखिए, और उन्होंने किस किस तरीके से किया, आप उससे थोड़ा-सा आइडिया ले सकते हैं। कोई मुझे पूछ रहे हैं कि आप व्हाइल स्टडीइंग आई गो वेरी डेप्थ एंड डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप। बेसिकली आप जो भी बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें तो जितना लिखा है आप उतना ही जाइए, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा गहराई में एक ही चीज़ में, आपको ऑप्शनल में तो ज़रूरत है कि आप अपने सब्जेक्ट को बहुत थॉरली अंडरस्टैंड करते हैं, पर आपको और किसी चीज़ में इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि आपको एक 250 वर्ड का आंसर लिखना है एट मैक्स, ठीक है? मैक्सिमम आप जितना लिख पाओगे वो है 250 वर्ड्स, एक 10 मार्क के क्वेश्चन में, और 150 words, 150 words in a 15, sorry, I got wrong. So 150 words in a 10 marker and 250 words in a 15 marker. ठीक है? तो आपको उतना ही तैयार करना है, और आप ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके, आप अपना आउट ऑफ इंटरेस्ट, आपको हॉबी आ रहा है तो आप अपने हॉबी टाइम पे करिए, कि आप बहुत ज़्यादा डीप में कुछ मन कर रहा है रिसर्च करने का, तो वो करिए। लेकिन जब आप ये कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा ऐसा रखिए कि याद रखिए दिमाग में कि 250 वर्ड्स में ही मुझे लिखना है, तो कितने मुझे जाने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या उस तरीके के पूछे जा रहे हैं जिसमें मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में जा रही हूँ, ठीक है? और बेसिकली आप सबका अलग-अलग तरीका हो सकता है पढ़ने का। अब जैसे मेरा ये था कि मुझे बहुत सारी पिक्चर्स चाहिए होती थी, समझने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट। तो मैं प्रीलिम्स में कुछ नोट पढ़ रही हूँ और किसी बर्ड का नाम लिखा हुआ है, तो मैं उस बर्ड की फ़ोटो गूगल सर्च करके चिपका देती थी। तो मुझे वो फ़ोटो से याद रहता था। तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और मुझे इंटरेस्ट भी है बर्ड वॉचिंग और इसमें। तो या कोई कल्चरल डांस का नाम लिखा हुआ है, तो मैं डांस की फ़ोटो पेस्ट कर देती थी। तो आपकी मेमोरी में रहता है ये सब अच्छे से। तो कोशिश करिए कि आप उस तरीके से तैयारी करें। आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल योर डाउट्स, एंड I think we should wrap up the session now. And thank you for all your attention. Or thank you to UPSC Time for giving this opportunity. Also, आपको अगर मुझे अप्रोच करना होगा फॉर एनी डाउट्स और क्वेरीज, देन आप मुझे मेरी सोशल मीडिया में, मैं इंस्टाग्राम पे अनुप्रिया राय IPOS नाम से हूँ, और फेसबुक पे भी मैं अनुप्रिया राय नाम से हूँ। तो आप उसमें अपने डाउट्स क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं अ, अगर आप जेन्युइनली सीरियस होंगे प्रिपरेशन के लिए, और मुझे लगेगा मुझे कुछ टाइम भी लगेगा, लेकिन मैं आपके डाउट्स एड्रेस ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।
पॉलिटी एक लास्ट क्वेश्चन आया है, पॉलिटी मीन्स कैसे प्रिपेयर करें? आप मैंने आपको बताया हुआ है जीएस 2 के लिए, आप स्टार्टिंग भी तैयार कर लीजिए, साथ में उसको करंट अफेयर्स इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। I think I have addressed all your doubts, and I'm very grateful for this opportunity, and I'm very grateful to God, ki, to my parents, to my teachers from Navodaya Vidyalaya Champavat, and to my brother, to my very dear friends who have helped me sail through this journey. And um, at last, I'll just be thankful to the audience who has been very attentive, जिन्होंने बहुत attention दिया और बहुत सेशन को ध्यान से सुना। थैंक यू